शख्सियत के हुजूर पहुंचने जा रहा हूं। बस सिर्फ एक शेर से मैं उनको दरखास्त करूंगा, उनको जहमत दूंगा कि सुना है लोग उसे आंख भर के देखते हैं, सुना है लोग उसे आंख भर के देखते हैं, सो उसके शहर में कुछ देर ठहर के देखते हैं। सुना है लोग उसे आंख भर के देखते हैं, सो उसके शहर में कुछ देर ठहर के देखते हैं। सुना है बोले तो बातों से फूल झड़ते हैं, सुना है बोले तो बातों से फूल झड़ते हैं। ये बात है तो चलो बात करके देखते हैं। मैं बड़े अदब के साथ दरखास्त कर रहा हूं उत्तर प्रदेश आयुष मंत्री आली जनाब डॉक्टर दयाशंकर मिश्रा दयालु जी से तशरीफ लाएं, और हम सब सवेरे से उनका इंतजार कर रहे हैं। उनके लिए वक्त की कोई पाबंदी नहीं है, जितनी देर चाहे हम सब के साथ हमको संबोधित करें। माननीय मंत्री जी। इंटरनेशनल यूनानी फोरम IUF के द्वारा आयोजित इस संगोष्ठी में मंच पर उपस्थित आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही परम आदरणीय मेंबर यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन डॉक्टर सविता अग्रवाल जी, प्रोफेसर अब्दुल वहीद डायरेक्टर डायरेक्टरेट ऑफ यूनानी सर्विसेज गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश, श्री पंकज अग्रवाल जी जिनके इस स्थान पर आप हम सभी एकत्र हुए, चेयरमैन आर्य कन्या डिग्री कॉलेज, डॉक्टर मोहम्मद प्रोफेसर नफासत अली जी, प्रोफेसर अनवार अहमद जो यहाँ के यूनानी कॉलेज के हमारे प्रिंसिपल हैं, डॉक्टर मोहम्मद खालिद जी ड्रग कंट्रोलर दिल्ली, डॉक्टर अरीज कादरी साहब, मुबस्सिर खान साहब, संचालन कर रहे हैं डॉक्टर सलमान खालिद जी। इस सभागार में उपस्थित इस देश के कोने कोने से आए हुए हमारे इस विधा के महारथी और पुरोधा, आप सभी को आज के इस बहुत ही शानदार कार्यक्रम के आयोजन की अपनी तरफ से बहुत ढेर सारी बधाई और शुभकामना देता हूं। आयुष का मंत्री हूं। अभी हमारे अपना बड़ा वक्त जाया किया हमारे डायरेक्टर साहब ने मेरे ऊपर, डॉक्टर अब्दुल वहीद जी ने। अगर ये और कुछ चीजें इनके मन में थी वो कहना भूल गए। इनको लगा कि मेरे मंत्री हैं, अगर सब कह दूंगा तो शायद और अच्छा हो जाए इनके आगे, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। इनकी झोली भर चुकी है, अब इनकी झोली में डालने लायक। मैंने अपने 19 मेडिकल कॉलेज देख लिए थे, 17 इनके कॉलेज में जा नहीं पाया था जो लखनऊ में है। मैं यहाँ भी आया था, जो आपका कॉलेज है, पहले आप यहीं के प्रिंसिपल हुआ करते थे प्रयागराज में। मैं इनके कॉलेज में बिना बताए गया, मैं कहीं बता के नहीं जाता। मेरी शैली ऐसी है या मेरी सोच ऐसी है। मैं अभी 2 प्रिंसिपलों को बता के गया तो दोनों कॉलेज से गायब मिले, तो मैंने बताना बंद कर दिया। मैं आपके कॉलेज में गया था लखनऊ बिना बताए, अचानक दोपहर 3 बजे, लेकिन मुझको खुशी हुई कि पूरे कॉलेज को मैंने अपने निगाह से देखा। जो मेरा नजरिया है देखने का, मैं इनको हमेशा कोट करता हूं। कॉलेज की संख्या कम है या ज्यादा है ये विषय नहीं है। विषय यह है कि आपके पास क्या है, कितना है और आपने कैसे उसको सहेज के रखा है। इन्होंने अपने बहुत साफ सफाई, पूरा कॉलेज इनका मुझको बहुत अच्छा लगा। मैं अब भी अपने डायरेक्टर आयुर्वेद, डायरेक्टर होम्योपैथ, जब उन दोनों लोगों के सामने कभी इनको रखता हूं तो मैं इनकी तारीफ करता हूं। इनके संस्थाएं, ये ठीक है कि ये सरकारी राजकीय विद्यालय है, आपका बहुत सेंटिमेंट इनसे नहीं होता, क्योंकि आप इनकी नौकरी करते हैं तो आपके मन में होता है कि इतना साल बाकी है, लेक्चरर बना तो रीडर हो जाऊं, रीडर बना तो प्रोफेसर हो जाऊं।
प्रोफेसर हो गया तो डीन हो जाऊं, डीन हो गया तो डायरेक्टर हो जाऊं, प्रिंसिपल हो जाऊं, डायरेक्टर यूनानी हो जाऊं। बात किसी एक विधा की नहीं है, लेकिन शिक्षक का पूरा जीवन इसी जुगाड़ में परेशान रहता है। क्योंकि मैं भी शिक्षक हूं, मैं भी लेक्चरर था, मैं वर्तमान में अभी मंत्री बनने के पहले मैं भी एक संस्था का प्रिंसिपल हूं। 1912 की स्थापित संस्था है बनारस की, मैं उसी का प्रिंसिपल हूं। 30 साल पुरानी इमारत को किसी राजकीय विद्यालय का प्रिंसिपल कहता है कि पुरानी हो गई है। 30 साल। मैं उसको बताता हूं कि मैं 110 साल पुरानी इमारत में कॉलेज चलाता हूं, बशर्ते कि मेरी इमारत आप देखिएगा तो आपको खुशी होगी कि बड़ी शान से खड़ी है। इमारतें पुरानी नहीं होती, आपका नजरिया पुराना है, आपकी सोच पुरानी पड़ गई। आपने कभी रंग पेंट नहीं किया, आपने कभी उसको सजाने संवारने का प्रयास नहीं किया। हिंदुस्तान के एक भी कॉलेज और यूनिवर्सिटी की रैंकिंग दुनिया के टॉप 100 यूनिवर्सिटीज हैं, उसमें हिंदुस्तान का कोई यूनिवर्सिटी नहीं है। एक यूनिवर्सिटी अभी आई है जिसका नाम है पंजाब विश्वविद्यालय, वो भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। इतने बड़े बड़े कॉलेज बना के, यूनिवर्सिटी बना के कहीं ना कहीं से हम दुनिया के सामने अपने को पाते हैं कि हम कहीं खड़े नहीं हैं। हम बधाई देना चाहते हैं इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को कि 9 नवंबर 2014 को जब इस देश में पहली बार सरकार बनी भारतीय जनता पार्टी की माननीय नरेंद्र मोदी जी की, तो ये इकलौता मंत्रालय है आयुष का जिसका गठन हुआ। और 2017 में उत्तर प्रदेश में आयुष, आयुर्वेद, होम्योपैथ, यूनानी, सुवारिकपा, सिद्धा, योग और नेचुरोपैथी, ये वो सारी विधाएं हैं जो इसमें समाहित है। कल्पना करिए कि देश में पर्वतीय अंचलों में अगर सुवारिकपा है, जो कश्मीर की लाहौल स्पीति घाटी से लेकर हमारे पूर्वोत्तर राज्यों तक प्रचलित है, उम्र जिस विधा का जन्म हमारे भगवान गौतम बुद्ध के द्वारा माना जाता है, अर्थात 2700 साल पहले, जिस विधा के लिए हम आप यहां एकत्र हुए हैं, इसकी जन्मस्थली मानी जाती है पुरानी ग्रीक, यूनान देश, जिसको आप ग्रीक कहते थे। होम्योपैथ की उम्र है 270 साल। सर हैनीमैन के जन्म से उस विधा का भी जन्म जर्मनी में हुआ, उसके भी मैडम कह रही थी कि वो एलोपैथ की डॉक्टर है और यूनानी के कार्यक्रम में आई है। लेकिन होम्योपैथ का जो जन्मदाता है वो खुद होम्योपैथ का डॉक्टर नहीं था, बल्कि एलोपैथ का डॉक्टर था। अपनी बेटी के इलाज के लिए वो हार के थक के लगातार काम करते रहे, अपनी बेटी का इलाज कर लिया, तो एक नई पैथी का जन्म हो गया जिसका नाम होम्योपैथ है। उम्र 270 साल। हम जिस आयुर्वेद की बात करते हैं, आयुर्वेद को अथर्ववेद, वेदों की उपशाखा मानते हैं। अथर्ववेद की उपशाखा है आयुर्वेद। उम्र गॉड नोज, ईश्वर जानता है कि वेदों की उम्र क्या है। कोई 10,000 साल कहता है, कोई 5,000 साल कहता है, कोई न जाने। सिद्धा, सिद्ध कहते हैं उसको। सिद्ध मतलब ऋषि मुनियों के द्वारा सिद्ध कई वो इलाज की पद्धति जिसके जन्मदाता महर्षि अगस्त को मानते हैं। वो विशेषकर तमिलनाडु राज्य में प्रचलित है, दक्षिण भारत में विशेष उसका प्रचार प्रसार है। एक बिखरी हुई सारी विधाओं को इस देश के प्रधानमंत्री जी ने एक गुलदस्ते में पिरो दिया। वो चाहते तो आपको सामने दुनिया के बहुत सारे सब्ज बाग आपको दिखाते और बहुत नई नई पैथी की बात करते। वो विकास की भी बात करते हैं और विरासत को सहेजने की भी बात करते हैं। उसी कड़ी में उन्होंने सबको सहेज के एक गुलदस्ते बना दिया। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सुवारिकपा भी लेह में बना है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद गोवा में बना है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी अभी गाजियाबाद में बना है, जिसका जिक्र हमारे डायरेक्टर साहब नहीं कर पाए आपसे। उसकी मूल संस्था है बेंगलोर में। होम्योपैथ की मूल संस्था है कलकत्ता में।
अभी एक नया मेडिकल कॉलेज आपका बन के तैयार है बरेली में, जिसका उद्घाटन अभी होना है। कॉलेज बन गया, हॉस्पिटल बन गया, हॉस्टल बन गए आपके। कुल मिला के ये प्राथमिकता है आपकी, और उसकी परीक्षा थी। आप कह रहे हो आप कोट न करिए या कोट नहीं करना चाहिए हमको कोरोना के काल को, लेकिन हम कोरोना को अच्छा तो नहीं कह सकते आपसे, लेकिन उस दौर को जरूर दुनिया के लिए परीक्षा की घड़ी थी। और उस दौर में हमारी इन सारी विधाओं ने अपने आप को साबित किया संसार के सामने। जब कोरोना का दुनिया में कोई टीका नहीं था, कोई दवाएं नहीं थी, कोई भी इलाज का कुछ भी रास्ता संसार को नहीं सूझ रहा था, तो 26 लाख लोग उत्तर प्रदेश के आयुष मिशन के योग से जुड़े हुए थे। हमने आयुष का काढ़ा बांटा। हम नहीं कहते कि वो काढ़ा आयुर्वेद का है कि यूनानी का है कि किसका है, लेकिन आयुष के काढ़े में पूरे हिंदुस्तान में लोगों ने अपना भरोसा जताया। होम्योपैथ की दवाएं, आपकी यूनानी की भी दवाएं, मेरा ये अपना मानना है कि कोई भी चीज कभी समाप्त नहीं होती, हमेशा रिसाइकलिंग होती है, उसका एक पुनर्जागरण का दौर आता है। हम कह सकते हैं कि आयुष के लिए भी, इस देश के लिए, अब आप एम्स तो जरूर जानते हैं, दिल्ली का एम्स, देश के और भी शाखाएं खुल गई, लेकिन आप शायद इस देश का पहला अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान आपने नहीं देखा होगा। आप जाएंगे तो चमत्कृत होंगे। दिल्ली में जिस दिन मैं गया था उसको देखने, उस दिन वहां एम्स के डायरेक्टर और एम्स के कार्डियो के सारी पूरी टीम आई हुई थी। मोदी जी सिर्फ एक एक विषय की बात नहीं करते, वो इंटीग्रेशन की भी बात करते हैं। एम्स की कार्डियोलॉजी की टीम सेमिनार में आई थी अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान के परिसर में। ये सुन के आपको भी अच्छा लग रहा होगा, जैसे आज यहाँ हमारे एलोपैथ के, पेडियाट्रिक के डॉक्टर, हमारी मैम आई हैं यहाँ। तो ये निश्चित ही एक बहुत सार्थक पहल है और एक बहुत अच्छी शुरुआत है। ये जरूरी नहीं कि जो आप करते हैं, एक वाकया छोटा सा आपको सुनाऊंगा तो आपको सुन के अच्छा लगेगा। मैं एक दिन गया, अपनी माननीय महामहिम उत्तर प्रदेश के राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल जी, उनके घर गया। तो मैं बैठा था, इंतजार कर रहा था, तो मुझसे उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री मिले। तो वो आए थे अपनी पत्नी को लेके मैडम से मिलने, तो उन्होंने अपनी पत्नी से मेरा परिचय कराया, ये हैं आयुष के मंत्री हैं। तो उन्होंने कहा कि भैया आपकी मैं मुरीद हूं, आपकी मतलब आयुष की। मैंने कहा क्या हो गया? तो सारे लोग, आपको पता है कि दिवाली पे एक दूसरे को तोहफे भेजते हैं, तोहफे में बड़ी कीमती और मिठाइयाँ और बड़े अच्छे अच्छे वो ड्राई फ्रूट होते हैं। मैंने सबको आयुर्वेद का मतलब आयुष की एक किट भेजा, जिसमें होम्योपैथ की, आयुर्वेद की, यूनानी की सारी डॉक्टर साहब बैठे हैं, पूरा एक सजा के मैंने एक थाल उनको भेजा। उन्होंने कहा कि मेरे सबसे काम की, अगर इस पूरे दिवाली का सबसे अच्छा कोई उपहार था तो आयुष के द्वारा भेजा गया वो किट, जिसको कि मैंने बड़े सहेज के रखा है। उसकी हर चीज मेरे काम की है। और मैंने बचपन में जो मेरी माँ मुझको खिलाती थी, जो शादा बोलते हैं उसको, वो भी उसमें शामिल था। अब कल्पना करिए कि न जाने कितने तोहफे लोगों ने भेंट किए होंगे। तोहफों की कीमत तो नहीं आंकी जाती, लेकिन मेरा तोहफा कम से कम उन लोगों ने कैसे स्वीकार किया कि घर की उनकी पत्नी कितनी खुश थी, उनको वो बचपना उनका याद आ गया आपके यूनानी की एक दवा से। एक दिन एक जस्टिस हाई कोर्ट लखनऊ, उन्होंने किसी के माध्यम से मुझको बुलवाया और मुझसे उन्होंने कहा कि मिलना चाहते हैं। मैं उनके घर चला गया। मुझको लगा कि भाई एक जस्टिस मुझसे मिलना चाहते हैं, तो ये मेरे लिए बहुत, कारण मैं नहीं जानता था कि मैं क्यों उनके घर जा रहा हूं। उन्होंने जिक्र किया अपने बेटे की बीमारी का, इकलौता उनका बेटा था और वो बहुत बीमार हुआ, जॉन्डिस। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। तो उनको पता नहीं कहां से अपने गांव के वो वैद्य जी याद आ गए। उन्होंने उनसे संपर्क किया, वो आके उस बच्चे को
देखे और उन्होंने कहा कल से मैं आपके घर आऊंगा। वो सुबह जाते थे उनके घर रोज, और वो आपकी जो पुनर्नवा होती है, जिसको आप हम लोग गदहपूर्णा भी कहते हैं, वो रोज अपने हाथ से जाके लाते थे और उसकी दवा उबाल के उसकी बना के उस बच्चे को पिलाते थे। उन्होंने 7वें दिन अपने जज साहब से कहा कि अब इस बच्चे का वो जांच करा के उनको दिखा दीजिए, जिन्होंने आपके बच्चे को घोषित कर दिया था कि अभी कुछ दिनों का मेहमान है। वो खुद उस दिन उनके टेबल पर कुछ दवाइयां रखी थी। उन्होंने कहा कि मैं आज भी अभी यूनानी की दवाएं यूज करता हूं। ये मैं आपको किस्सा बता रहा हूं, ये रियल बातें हैं, ऐसा नहीं कि मैं आपकी तारीफ में। उनकी टेबल पे कुछ दवाएं रखी थी, उनकी तबीयत कुछ नासाज लग रही थी। उन्होंने कहा कि मैं यही दवाई यूज करता हूं। उनके कोई हकीम साहब उनके दोस्त हैं। तो ऐसा नहीं कि दुनिया बहुत बदल रही है तो आपकी चीजें, आपकी विधा को कोई, आपकी विधा, आपको अपनी उपयोगिता अपने से सिद्ध करना कि आपकी काबिलियत क्या है, आप कितना डिजर्व करते हैं। मेरे घर के पास होम्योपैथ के एक डॉक्टर है, रात को 1 बजे तक उनके यहाँ भीड़ लगती है, आप कल्पना नहीं करते। आप पता कर सकते हो, बनारस के रिटायर्ड प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर भट्टाचार्य। वो सिर्फ कुछ महीने हिंदुस्तान में रहते हैं, फिर वो बाहर चले जाते हैं विदेश। उनको दिखाने के लिए दुनिया की कोई पैरवी काम नहीं आती है। लोग सुबह से लेकर रात तक उनका इंतजार करते हैं। ऐसा नहीं है कि ये पैथी बुरी है। हमने कितनी मेहनत किया है, कितनी ईमानदारी से हमने पढ़ाई किया है, मेरे जीवन का मकसद क्या है। आपको अगर इस बात का हमेशा मलाल है कि आप मॉडर्न मेडिसिन नहीं पढ़ पा रहे हो, आप हेल्थ के एमबीबीएस के डॉक्टर नहीं हो, तो मुझको नहीं लगता। अभी आयुर्वेद का दुनिया का एक कार्यक्रम था, आपको भी मेरी बात पे सुन के खुशी होगी कि WHO ने दुनिया के 176 देशों की परंपरागत दवाओं के लिए एक इंस्टीट्यूट बनाया है जामनगर में, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेडिशनल मेडिसिन, जामनगर गुजरात में। अब आपको आश्चर्य नहीं हो रहा कि वो भारत का क्यों चुना गया? भारत इसलिए कि भारत हब है इन चीजों का। दुनिया के जितने भी देशों में परंपरागत दवाएं बन रही हैं, उनका केंद्र भारत है। WHO के चीफ भी थे, मॉरिशस के राष्ट्रपति भी, प्रधानमंत्री थे मंच पर। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस देश की पूरे सभागार में 10,000 लोग थे। उन्होंने एक लेडी को कॉल किया, नाम था रोज मैरी, जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति की बेटी थी। जब उन्होंने पुकारा नाम मोदी जी ने, तो वो खड़ी हुई अपने बच्चों के साथ, 2 बच्चे और अपनी बहन के साथ आई थी। उनकी कहानी सुन लीजिएगा, आपको भी सुन के अच्छा लगेगा कि उनकी आंखों की रोशनी ब्रेन ट्यूमर के चलते चली गई थी। उनके पिता एक देश के राष्ट्राध्यक्ष हैं, तो उन्होंने संसार में जितना प्रयास करते बना होगा किया होगा। फिर उन्होंने माननीय नरेंद्र मोदी जी से कहा, देश के प्रधानमंत्री जी से, उन्होंने उस चैलेंज को स्वीकार किया और दक्षिण भारत की आर्य वैद्यशाला है, मुझको लगता है वो कर्नाटका में है, वहां के डॉक्टरों को उन्होंने उनको सुपुर्द किया, सौंपा इस जिम्मेदारी को। और वो लेडी उस दिन उस सभागार में अपनी आंखों से उस पूरे सभागार को देख रही थी, उनकी आंखों की रोशनी लौट आई थी। ये बातें चमत्कृत करने वाली हैं। दुनिया बदल रही है, ठीक है, बहुत एडवांसमेंट है, लेकिन हम भी पीछे नहीं हैं। हमने भी अपने आप को, किसी विधा में यूनानी की महारत है तो किसी विधा में होम्योपैथ को महारत हासिल है, तो किसी में महारत हासिल है होम्योपैथ को। आपको वो रोग भी पता है कि किस रोग के चलते। इसीलिए हम आयुष के इस उत्तर प्रदेश में इंटीग्रेटेड हॉस्पिटल बना रहे हैं। एक ही अस्पताल के परिसर में उत्तर प्रदेश में 11 अस्पताल पहले से चल रहे हैं, हमारे 14 अस्पताल बन के तैयार है, जिनको हम अभी कुछ दिनों बाद इनॉग्रेट करने जा रहे हैं। और उस अस्पताल में जाने का मतलब यह है कि आपको आयुष के हर विधा के डॉक्टर, उनकी टीम और दवाएं आपको मिलेंगी, योग भी रहेगा, नेचुरोपैथी का भी इलाज मिलेगा। तो एक ऐसा प्रयास इस देश में किया जा रहा है, 50 बेड के नए हॉस्पिटल हर जिले में बनाने का लक्ष्य है। उत्तर प्रदेश के 70 जिले हैं, हम अभी 11 और 14 ये बना पाए हैं। तो मुझको लगता है कि इंटीग्रेशन की आवश्यकता है इस देश को। कोई पैथी, कोई विधा किसी से खराब नहीं, किसी से कमजोर नहीं, इसलिए कि आप
काल और समय का जो चक्र होता है उसी ने आपको पीछे हाशिए पर डाला है, वरना आपके अंदर ऐसा नहीं कि आपकी कोई कमी थी कि आप मीलों पीछे छूट गए। अगर हम कह सकते हो कि ये देश में आयुर्वेद क्यों इतना अचानक हाशिए पर चला गया, आपको अन्य जन्म हमने आपसे इसीलिए कोट किया कि अगर होम्योपैथ का जन्म जर्मनी में हुआ तो वो फल फूल क्यों हिंदुस्तान में रही है, अगर आपकी विधा का जन्म यूनान में हुआ तो वो क्यों हिंदुस्तान में फल फूल रही है। इसलिए कि लोगों का भरोसा है आपके ऊपर, लोग आपकी इस पैथी पर विश्वास करते हैं, लोगों की जीवन शैली में शामिल है। अब कोई धर्म से किसी को जोड़ दे, कोई किसी जाति को जोड़ दे, समाज को जोड़ दे, लेकिन जिसका भला होगा, जिसका फायदा होगा, निश्चित ही वो भरोसा करेगा। और आप सब ने मुझको बुलाया है, मैं नहीं समझता कि मेरे बुलाने का मतलब क्या है, लेकिन मैं आपके बीच में इसी बहाने जाना चाहता हूं। इसलिए नहीं जाना चाहता कि मैं आपको अपनी बातें जबरदस्ती बताना चाहता हूं, थोपना चाहता हूं, मैं आपको सुनना चाहता हूं कि आपका मकसद क्या है, आप किस लिए एक संस्था बनाया आपने। आज आपने ये जो रुपए और ये कागज का सर्टिफिकेट दिया, इसका जीवन में बहुत मोल किसी के लिए हो न हो, उस बच्चे के लिए जरूर है जिसको आज आपने सम्मानित किया है। वो जीवन भर, जिंदगी भर सहेज के रखेगा कि आपने कम से कम उसके काम का, उसकी मेहनत का, उसकी पढ़ाई का इनाम तो दिया। तो संस्था को साधुवाद है मेरी तरफ से। और जिस इनामदार विद्यालय के कर्नाटका गुलबर्गा के बच्चों ने आज अपने को साबित किया है, उस विद्यालय परिवार को भी मेरी तरफ से बहुत बधाई है कि कॉलेज आज उत्तर प्रदेश 2 नए मेडिकल कॉलेज और बन रहे हैं, 19 हमारे पास पहले से हैं, 4,000 कुल छोटे बड़े हॉस्पिटल हैं, 15 बेड के, 4 बेड के, 25 बेड के, 30 बेड के, एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है उत्तर प्रदेश में। 17 के बाद से सोच लीजिए कि जो वक्त मिला है, इसमें नए भी काम करना है, पुराने की भी मरम्मत करना है, उनका भी नवनिर्माण करना है। तो इस तरह से लगातार जो कमियां बताया हमारे डायरेक्टर साहब ने, सच में वो बड़ा विषय था। किसी टीचर को वो रिटायर हो जाए और प्रवक्ता ही रह जाए तो जिंदगी में न जाने कितने सपने उसके अधूरे रह जाएंगे। कोई व्यक्ति पढ़ाई करे, जैसे इन्होंने कहा ना एसीपी, डीपीसी, ये चीजें तो रूटीन की होनी चाहिए। और मुझको खुशी होगी, मतलब इनकी बातें सुन के मुझको अच्छा लगा कि आज इन्होंने जिक्र किया। सच ये है कि उत्तर प्रदेश के किसी आयुर्वेद में, होम्योपैथ में, यूनानी में हम सब ने प्रयास करके, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की भी प्रेरणा है और इस देश के प्रधानमंत्री जी का तो फोकस है इस बात पे कि हमारी इन विधाओं को इस देश में फिर से स्थापित किया जाए, इनको बढ़ावा दिया जाए। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि लगातार इंस्टीट्यूट, देश के बड़े वो संस्थान बनाए जा रहे हैं जिनमें रिसर्च भी होना है, जिनमें अच्छी विधा से पढ़ाई होगी, अस्पताल आपके अच्छे चलेंगे। बनारस में चूंकि पहले से आयुर्वेद का कॉलेज था तो बनारस में होम्योपैथ का नया मेडिकल कॉलेज बन रहा। अयोध्या में पहले से होम्योपैथ का मेडिकल कॉलेज था तो अयोध्या में आयुर्वेद का नया मेडिकल कॉलेज बन रहा है। नित्य नए लगातार हम सभी प्रयास कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश का हर कोना इस आयुष की विधा से आपको दिखाई दे, आपको अस्पताल, आपको नए पढ़ाई के कॉलेज दिखाई दें। और मैं कुछ नहीं हूं, मैं अपने बारे में बस इतना कहना चाहता हूं कि मैं राह का चिराग हूं, सूरज नहीं हूं मैं, जितनी मेरी बिसात है काम आ रहा हूं मैं। काम तो ये लोग करते हैं, काम तो पूरी टीम करती है, सेहरा मेरे सर बनता है। तो उसके पीछे बस ये है कि जब देश में हमारे देश के मुखिया की प्राथमिकता हो, उत्तर प्रदेश के मुखिया की प्राथमिकता हो, तो निश्चित ही उनके लिए काम करना, उनके सपनों को पूरा करना, ये मेरी जिम्मेदारी है। बस आप सबको, अब इस संस्था को अपनी तरफ से बधाई और शुभकामना देते हुए उम्मीद करता हूं कि जो आपने शुरुआत किया है, ये देश के कोने कोने में, उत्तर प्रदेश के कोने कोने में आपकी अलख जगनी चाहिए। और आप अपने बच्चों को निश्चित ही एक दिन मानसिक रूप से इस बात के लिए तैयार कर लेंगे कि कोई विधा बुरी नहीं है, कोई कमी उसमें नहीं है, कमी है एक सिस्टम की। जिस दिन सारी चीजें अच्छी हो जाएंगी, उस दिन आपको सारा समाज, सारा देश और पूरा उत्तर प्रदेश आपकी इस पैथी को सलाम करेगा। इन्हीं बातों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री जी। और अब मैं सबके शुक्रिया के साथ कि जो हमारे यहाँ तशरीफ लाए, जो हमारे स्पॉन्सर्स थे, हमारी अध्यक्षा महोदय और जितने लोग यहाँ पर मौजूद हैं, खुसूसन
माननीय मंत्री जी डॉक्टर दयाशंकर मिश्रा जी, डॉक्टर सबिता अग्रवाल, प्रोफेसर अब्दुल वहीद साहब, डॉक्टर अनवर कुरैशी, प्रोफेसर नफासत हुसैन अंसारी, डॉक्टर मोहम्मद खालिद साहब, डॉक्टर आरिस कादरी और जिनके भी लेक्चर्स हुए या अभी बाकी हैं, उन सब के शुक्रिया के साथ मैं इस प्रोग्राम को ख़त्म करना चाहता हूं। लेकिन उससे पहले कि प्रोग्राम ख़त्म हो, राष्ट्रगान होगा और राष्ट्रगान से भी पहले मैं एक बात मंत्री जी को ये बताना चाहता हूं कि हम लोगों ने सर लंच का इंतज़ाम किया था, लेकिन ये प्रोग्राम 11 बजे से कंटिन्यूअस ऐसा चल रहा है कि लंच अब रोज़ा अफ्तार में बदल गया है सर। डिनर का समय आ गया है लेकिन लंच वैसे का वैसे ही रखा है और सब आराम से बैठे हुए हैं, किसी को भूख का एहसास नहीं, प्यास का एहसास नहीं। तो अब राष्ट्रगान के बाद हम लोग रोजा अफ्तार